नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात भारतीय जनता पार्टी के मिश्रित परिणामों पर। हालांकि समाचार चैनलों को अगर देखें तो चुनाव सिर्फ हैदराबाद का निकाय चुनाव ही था। मैंने अपने अब तक के जीवन में जो 50 वर्ष से ऊपर है, 90 से करीब मैं राजनीतिक समाचारों को गंभीरता से देखता, पढ़ता और समझता हूँ। हमने अपने अब तक के जीवन में एक निकाय चुनाव का इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज मैंने कभी नहीं देखा। जब से इस चुनाव का घोषणा हुआ तब से चैनल पर पैनल बैठा, दिन भर डिस्कशन मैंने इसके पहले नहीं देखा। इसलिए उस हैदराबाद के चुनाव पर बोलने का कोई मतलब नहीं है, समाचार चैनल वालों ने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी 2 लाइन तो बोलना पड़ेगा क्योंकि उसका भी परिणाम आया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वत्र लगाया हैदराबाद निकाय चुनाव में। पूरी प्रशंसा करता हूं। अगर आप चुनावी राजनीति में हैं और एक पंजीकृत राजनीतिक दल है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप प्रधान के चुनाव से लेकर के प्रधानमंत्री के चुनाव तक में एक ही जोश, एक ही ईमान और एक ही ईमानदारी का प्रदर्शन करें। मतदान कोई छोटा नहीं होता, मतदाता कोई छोटा नहीं होता। चाहे वो प्रधान के लिए मतदान करता हो या प्रधानमंत्री के लिए करता हो, तो मतदाताओं का सम्मान और उनके साथ सीधा संवाद बनाना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद निकाय चुनाव में अपना सर्वोच्च नेतृत्व और स्टार प्रचारकों को लगा करके ये साबित किया कि उसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, बड़ा और छोटा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इस बात के लिए काम करते हैं पूरे देश भर में, मैं उनको सत प्रणाम करता हूं। आप प्रणाम के लायक हैं, आप बधाई के पात्र हैं, आपको एक बार पुनः सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं बात करूंगा एमएलसी जो चुनाव हुआ है, भाजपा को मनवांछित परिणाम नहीं हुआ। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। विशेष तौर से मैं चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश के 6 चुनाव में 6 जो परिणाम आए, उसमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी, 1 में समाजवादी पार्टी और 2 निर्दलीय के खाते में गया। इन चुनाव में विशेषकर मैं जिस चुनाव क्षेत्र की बात कर रहा हूं वो है बनारस का, जिसका मैं मतदाता हूं। बनारस चुनाव क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराया है। समाजवादी पार्टी के विजय से मैं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व, समाजवादी पार्टी के नेता और उसके कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वो बधाई के लायक है क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है। आज मेरा चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी को हार क्यों मिला, उस कारणों पर बात करते हैं। मित्रों देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हार का जो सबसे बड़ा कारण था इस स्नातक चुनाव में, एक तो आपको एक फर्क समझना पड़ेगा कि जो स्नातक चुनाव होता है वो और वो जो आम चुनाव होता है, वो दोनों में बहुत फर्क है। दोनों का मतदाता अलग अलग है। कुमार श्रीकांत साहब को सादा प्रणाम। दोनों के मतदाता, दोनों के मतदान, ये सब बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। मैं चाहता हूं कि आपको उस पर थोड़ी देर बताऊं तो आप ज्यादा आसानी से समझेंगे। जैसे आम विधायक चुनाव में, आम संसद चुनाव में, आम प्रधान के चुनाव में या किसी भी चुनाव में आपका मतदाता पहचान पत्र है और मतदाता सूची में आपका नाम है तो आप मतदान करने के अधिकारी हैं। आप अपना पहचान पत्र दिखाइए और मतदान करिए। लेकिन स्नातक विधानसभा क्षेत्र जो ग्रेजुएट होता है, टीचर अध्यापकों का जो क्षेत्र होता है, वो इसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, लगे रहो बीजेपी के हार में जीत है 2022 चुनाव मुद्दा लगा। नमस्कार कुमार श्रीकांत साहब, मैं चाहता हूं आप मेरे को मार्गदर्शन करते रहे। मेरा जो मुद्दा है वो है कि भाजपा के हार की वजह क्या थी, चर्चा इसी विषय पर होगा। कृपया अपना स्नेह बनाए रखें। उसमें होता क्या है कि जैसे मैं अपनी बनारस कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, जो हमारा बनारस चुनाव क्षेत्र है, उसमें जो लोग स्नातक होते हैं उनको मतदाता बनाना पड़ता है।
ये जो काम है वो किसी सरकारी स्तर पर नहीं होता, कोई चुनाव आयोग या चुनाव के कर्मचारी अधिकारी नहीं करते। ये आम तौर पर जो प्रचलित व्यवहार है उसमें राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, खास तौर से ये जो छात्र राजनीति वाले लोग हैं, युवा वर्ग का जो लोग हैं, वो लोग इसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वो लोग कॉलेज में, विद्यालय, विश्वविद्यालय में, कोचिंग संस्थानों में, जहां भी विद्यार्थी के होने की आशंका भी होती है कि वहां एक भी विद्यार्थी होगा, वो वहां जाते हैं, उनका डिग्री पूछते हैं और उनका नाम मतदाता सूची में डाल देते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई आएगा और मेरा नाम पूछ के मतदाता सूची में डालेगा, बोलेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया हूं, तो स्वाभाविक तौर से मेरा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। यही बार मैं इस बार के लिए, फिर अगले बार मुझे फिर से मतदाता सूची में नाम ऐड कराना पड़ेगा। मतलब वो एक बार के लिए होता है। मतलब ये थोड़ा कठिन काम है कि हर बार मतदाता बनाइए, मतदाता सूची में उनका नाम डालिए। अब उसके बाद वो मतदान के अधिकारी होंगे, फिर उनको मतदान के दिन ले आइए, उनको बताइए, आप उनको प्रेरित करिए कि आप आइए हमारे पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए। मतलब ये टोटल स्थानीय युवाओं के जिम्मे होता है। अब बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी के श्री केदारनाथ सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, हालांकि वो पिछले 2 बार से उम्मीदवार थे, हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी भी उनको प्रभावित किया हो, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो उनके साथ लोग जुड़े हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता सूची में नाम डालने का काम करते हैं, वो उनसे उदासीन हो गए हों, इस वजह से परिणाम उनके विपरीत आ गई हो। ये सब कारण हो सकता है। लेकिन एक कारण बिल्कुल नहीं हो सकता, वो है नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी के कंधों पर ही सारी बोझ देना उचित नहीं है। हर बार हर काम नरेंद्र मोदी ही करें, ये ना तो संभव है ना ही उचित है। कई लोग, मैं फेसबुक पर देख रहा हूं कि कई लोग कुलाचे मार के खुश हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार और पतन की तरफ जा रहा है। और ये लोग, हमारे एक मित्र हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने तो बाकायदा लिखा था कि स्नातक विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हार ये साबित करती है कि पढ़े लिखे लोग भाजपा को पसंद नहीं करते, भाजपा को सिर्फ अनपढ़, गंवार और चमचे ही पसंद करते हैं। तो ये बात उनको जानना चाहिए कि हैदराबाद लिटरेसी में, साक्षरता में बहुत ऊंचा है, और वो जो लोग 4 सीट से 49 सीट तक पहुंचाए हैं, वो सबके सब साक्षर लोग हैं। केरल में विधानसभा में बढ़ा हुआ है, और जितने ये राज्यों में भाजपा की सरकार है, विधानसभा में बहुमत के साथ में और लोकसभा में बहुमत के साथ में, उस सब में पढ़े लिखे लोगों ने भी मतदान दिया है। सिर्फ अनपढ़ों के मतदान से वो लोग सरकार में नहीं आए हैं। हाँ, आपको खुश होने के लिए लिखा है, कोई बात नहीं, खुश होने के लिए ये ख्याल काफी है, वो कहा गया है पहले। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जो मैंने आकलन किया है, जो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब टोटल नरेंद्र मोदी पर डिपेंड कर गया है। उसको लग रहा है कि चुनाव मैं थोड़े लड़ूंगा, चुनाव तो मोदी लड़ रहा है, मोदी का नाम लड़ रहा है, मोदी का काम लड़ रहा है, पाकिस्तान पर आक्रमण लड़ रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक लड़ रहा है, ये सब लड़ रहा है। और ये एक राजनीतिक दल के रूप में घातक सोच है, आत्मघाती कदम है। उसका वजह यह है कि कार्यकर्ता अपने घर में लापरवाह बैठा हुआ है। एक और वजह है कि नेता भी उसको बहुत भाव नहीं दे रहा है। मैं चाहे बलिया की बात करूं या दिल्ली की बात करूं, बिहार की बात करूं, कम से कम पूर्वांचल में तो मैं सक्रिय हूं। नेताओं और कार्यकर्ताओं दोनों से समान रूप से मिलता रहता हूं, और दोनों का ओपिनियन, दोनों की मन स्थिति को समझने का मौका मिलता है और समझ भी पाता हूं। तो मैं देखता हूं कि जो नेता अभी बिल्कुल कार्यकर्ता के स्तर पर है और किसी कारण से उसको टिकट मिल गया और वो MP MLA बन गया, वो पहुंच से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ रीच है। जिस तरह से आप टेलीफोन मिलाएगा तो एक आवाज आती है ना कि आप जिस ग्राहक से संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है।
ये बिल्कुल अक्षरशः हमारे उन नेताओं पर साबित होता है जो कल तक तो दूसरे की झोला उठाया करते थे, दूसरे के पीछे पीछे घुमा करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कदर करने वाली पार्टी है। वो आम कार्यकर्ता को भी विधानसभा और लोकसभा का टिकट दे सकती है। उन्होंने दिया और जैसे ही वो जीत गए वो बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो गए, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन जैसे लोगों के साथ जो कल तक जिन लोगों को वो भैया चाचा बाबा कहा करते थे, अब विधायक एमपी एमएलए और मंत्री बन जाकर उनको पहचानते ही नहीं है, तो वो आम आदमी उनसे बड़ा दुखी और क्षुब्ध हो जाता है। उनका उसके प्रति दुख होना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करता है, नरेंद्र मोदी जी और जोगी जी को नुकसान करता है। ये मोदी जी और जोगी जी को समझना पड़ेगा, ये वेकअप कॉल है। अगर इस वेकअप कॉल के पहले कॉल पर आप नहीं उठेंगे तो लेट हो जाएगा, देर हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मैं नाम नहीं रखूंगा, उचित नहीं रहेगा, हालांकि वो जीत करके सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बढ़िया धार्मिक नगरी में हम लोग गए तो पता चला कि स्थानीय उम्मीदवार कहाँ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता का दौरा होने वाला था। बहुत बड़ा नेता, बहुत ऊंचे स्तर का नेता, भारतीय जनता पार्टी का दौरा होने वाला था। उनको मिले, सुरक्षा गार्ड से पूछा गया तो वो तो उनके ऑफिस में बोला पता जी नेताजी तो चले गए। खैर तो बड़ा मुश्किल हो गई कि भाई हम लोगों को उनको खोजना भी था, उनको सूचना भी नहीं देना था, क्योंकि वो नेता बड़ा हाई प्रोफाइल थे आने वाले। खैर वो एक होटल में सोए मिले कमरे में, हालांकि वो कोई मतलब गलत जगह पर नहीं थे, वो आराम करते, पदयात्रा उतरा किए होंगे, थका है और आप सोए। तो बोला कि चुनाव कहाँ हो रहा है? चुनाव मैं थोड़ा लड़ रहा हूँ। तो हमने बोला कि मैंने आप फलाने जी हैं ना? बोला हाँ मैं वही हूँ। तो बोला चुनाव तो आप ही लड़ रहे? अरे ना मोदी लड़ रहे, चुनाव मोदी लड़ रहे, मोदी का नाम लड़ रहा है, मोदी का काम लड़ रहा है, हमको तो मोदी का नाम पर वोट मिलेगा और मैं निश्चिंत जीतूंगा, आप जाइए। मैं बोला जो फलाने जा रहा है बोलिए, काहे लिए आकर के समय खराब करेंगे, मेरे को भी घूम फिर करना पड़ेगा, आइए जी कहना पड़ेगा। मतदान के दिन देखिएगा हम जीतेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश जीतेगा मोदी के नाम पर। हमने कहा कि देखिए आप ये जो बात कर रहे हैं वो मुझे दुखी किया, खुशी नहीं किया। क्यों दुखी किया? मैं बोला आप मोदी के कंधों पर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे रहे हैं। अगर आप जमीनी स्तर पर एफर्ट नहीं करेंगे तो मोदी अकेले क्या क्या करेंगे? गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री का चुनाव सिर्फ मोदी जी लड़ेंगे? बोला जी हाँ जी मोदी जी लड़ रहे हैं, आजकल हम लोग कुछ कर थोड़े रहे मोदी के नाम पर। वही हुआ, वो जीते भी। और खालक के लोग उत्तर प्रदेश के तो करीब करीब सभी लोग जीत गए थे। उनमें से कई ऐसे लोग जीते जो जीतने के लायक नहीं, टिकट के लायक भी नहीं थे, लेकिन वो मोदी के नाम पर जीत गए। मोदी के नाम पर विधानसभा में कई लोग जीत गए, कई लोग तो पहली बार टिकट पाए, जीत गए, विधायक एमपी हो गए, मंत्री हो गए। लेकिन ये लापरवाही कांग्रेस में थी। कांग्रेस में ही सोचा जाता था कि जो दिल्ली से जिसको टिकट मिल गया वो कांग्रेस का सिंबल लेकर गया और जीत के लिए शपथ ग्रहण कर रहा है। यही सोच उनके कार्यकर्ताओं में थी और यही सोच उनके नेताओं में थी। उनके नेताओं में भी ये दम्भ था कि हमको जमीन पर जाने की जरूरत नहीं है, हम जीत रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था कि हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम जीत रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस आज पिछले कई चुनाव से एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है हार की। हैदराबाद में भी उन्होंने 2 सीट पर विजय हासिल किया है। 150 सीट की क्षमता वाले निगम में 2 सीट पर जीत। तो खैर भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि क्या वो कांग्रेस जैसी स्थिति पर पहुंचना चाहती है कि उसको भी 2 सीट और 1 सीट तक सीमित हो जाना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये नहीं ना भूल सकती कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 415 एमपी जिता करके पार्लियामेंट में लाई थी। जितना भारतीय जनता पार्टी लड़ती भी नहीं है। 415 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती अकेले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 415 एमपी अंदर भेज दिए थे लोकसभा के अंदर। उस पार्टी का हाल ये है कि आज कोई नाम लेवा नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि आप जिनसे समझौता करिएगा ये तो बर्बाद थे, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। उसका वजह यही था कि उनको अति आत्मविश्वास था कि हम अगर चुनाव में हैं तो जीत ही रहे हैं, हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इस विषय पर जरूर ध्यान दें।
मेरे हिसाब से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े ऐसा कोई कार्यक्रम चलाए, ऐसा कोई काम करे, ऐसा कुछ करे जिससे कार्यकर्ता खुद को सम्मानित महसूस करे। मेरा अपना मानना है कि अगर नेताजी लोग व्हाट्सएप कॉल का भी जवाब दे दें, जो कि वो खुद नहीं देते, उनका पीए देता है, तब भी कार्यकर्ता खुश हो जाएगा। यहाँ तो टेलीफोन का जवाब ही नहीं देते, एसएमएस का जवाब नहीं देते, मतलब नहीं बनता। हमने एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता को सुना तो था, जो कह रहा है कि हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं, रात के 10 बजे फोन कर रहे हो। हमने सुना है, वो ऊंचे खानदान के नेता है, एमपी भी है उत्तर प्रदेश में। वीडियो वायरल हुई थी, उनका ऑडियो वायरल हुआ था, आप सबने सुना ही होगा कि एक कार्यकर्ता पुलिस के चंगुल में फंसा हुआ है तो आदमी नेता को फोन करता है। वो अलग बात है कि वो दारू के तस्करी में पकड़ा गया था, उन नेता को तो चाहिए था वो फोन उठा के कहते कि तुम दारू की तस्करी में पकड़े गए हो, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमको बिल्कुल नहीं जानता, और मैं बल्कि एसपी को ये फोन करूंगा कि इसे जल्दी से गिरफ्तार करो, इसके साथियों को गिरफ्तार करो। अगर ऐसा ऑडियो आता तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन वो ये पूछे ही नहीं कि तुम्हारा काम क्या है। पूछे कि हाँ जी कौन बोल रहे हैं, ये फलाना बोल रहे हैं, तो बोले एक चीज बता, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ कि रात के 10 बजे फ़ोन करो। जब उसने कोई 3-4 बजे फ़ोन नहीं किया था, रात का 10 बजे था जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये आमतौर पर दिल्ली में सोने का समय नहीं होता। अब तो गांव देहात में भी लोग 9-10 बजे नहीं सोते। तो ये आप मान लीजिए कि वो कार्यकर्ता जीवन में उस नेताजी को वोट देगा, डर के मारे सामने आने पर बेशक है कि भैया कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई थी, हम आप ही के साथ हैं, लेकिन जब उंगली दबाने जाएगा तो उसकी उंगली इधर उधर जरूर हो जाएगी। क्या ऐसे ही उपेक्षित और दुखी कार्यकर्ताओं के वजह से ये परिणाम आया है? मुझे इस बात का खुशी है कि ये 2-4 सीट के परिणाम है, जिसको वेकअप कॉल के रूप में ले, और भारतीय जनता पार्टी का जो आला नेतृत्व है वो इस बात को जरूर सुनेगा, समझेगा और इसका आकलन करेगा कि आखिर इसका तोड़ क्या है और इसके बचाव क्या है। अगर मुझ जैसा साधारण दिमाग का आदमी ये समझ सकता है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान ही एकमात्र उपाय है, तो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता भी ये मान लेंगे कि एकमात्र उपाय कार्यकर्ताओं का सम्मान है, जो मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा है। मित्रों, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में आप कह सकते हैं कि वहां पर शासन ने कुछ मदद किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की एमएलसी चुनाव में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि शासन ने मदद किया। उत्तर प्रदेश का चुनाव में शासन प्रशासन में आप बैठे हैं तो फिर मदद किसकी होगी? इसलिए आपको इधर उधर की बेमतलब दूसरे राजनीतिक दलों की तरह से बहाना बनाने से बढ़िया है कि आप ये मान लें कि चूक आप में हुई है और सुधार अभी आप ही को करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे साफ, स्पष्ट और सीधा राजनीति करने वालों को देश की जरूरत है। राष्ट्र आपके साथ है, लेकिन आप भी राष्ट्र के साथ रहें। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने बोल पर, अपने बयानों पर, अपने वचनों पर बहुत तोल मोल करके बोलना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के लोगों का जो आप सार्वजनिक अपमान कर रहे हैं वो कहीं आपको नुकसान न कर दे। बिहार की एक बेबुद्धि वाली महिला मंत्री बन गई है। मैं महिला को बेबुद्धि कहने के लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं पर्टिकुलर उस महिला की बात कर रहा हूं जो मंत्री बन गई है। उसने 1857 के वीर योद्धा, महान स्वतंत्रता सेनानी परम श्रद्धेय बाबू वीर कुंवर सिंह के लिए जिस हल्के शब्दों का प्रयोग किया है वो अपने लिए नहीं कर रही है। वो जिस पार्टी की है उस पार्टी को रसातल में ले जाने का काम कर रही है, क्योंकि सोलह समाज के लोग और सामान्य वर्ग से दूसरे लोग भी, मुसलमान वर्ग, दलित वर्ग, मतलब समस्त भारतीयों के आस्था के केंद्र बिंदु है बाबू वीर कुंवर सिंह। वो सिर्फ क्षत्रिय नहीं है। अगर तुमने अपने राजनीतिक उद्देश्य के किसी पूर्ति के लिए की होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतनी बुद्धि तुम्हें दिख नहीं रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं तुमको आप इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम आपका लायक ही नहीं हो। मंत्री हो जाना और बुद्धि होना दोनों अलग अलग बात है। इसलिए मंत्री को मैं माननीय मंत्री की जगह तुम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस बात का मुझे कतई खेद नहीं है, इसलिए कि तुमने एक भारत के उस महान स्वतंत्रता सेनानी के अपमान में बात कहा है। सम्मान के लायक तुम नहीं हो।
भाजपा नेतृत्व, जनता दल नेतृत्व, जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व को भी इस विषय में सोचना पड़ेगा, खासतौर से नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार नहीं सोचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार स्वर्ण विरोधी हैं, वो सर्वविदित है। उन्होंने अपने हर काम में ये कहा है कि उनको स्वर्ण समाज से कोई मतलब नहीं है। जो स्वर्ण समाज का एक ये भी एंगल होगा जो बैकअप दे रहा होगा कि आप पार्लियामेंट के दम पर SC/ST को मजबूत करते रहिए और हम आपको चुनाव क्षेत्र में अपना रंग दिखाते रहेंगे। ये भी एक अगर वेकअप कॉल होगा तो ये समझने की बात है और इस पर विचार करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार पुनः एक बार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और एक और अनुरोध करता हूँ कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना गया नहीं है। ये आज घातक क्षमता पहले से ज़्यादा मात्रा में है, बस समाचारों में अपना समय और स्पेस खो दिया है, क्योंकि समाचारों को कुछ और दिखाना है। जब तक बिक रहा तब तक बिक रहा है। एक शुभ संकेत आया है कि शायद उसके टीके की आविष्कार अब सार्वजनिक लोगों को, सर्वमान्य लोगों को सुलभ हो जाएगी, शायद दिसंबर के पहले सप्ताह में। लेकिन तब भी जब तक सब लोगों को टीका न मिल जाए, टीका न लग जाए, तब तक आप सावधान रहें, होशियार रहें और उसके बचाव के उपाय जो डॉक्टर्स और वैज्ञानिक बता रहे हैं वो करते रहिए। मुझे जो जानकारी है वो आपको बता रहा हूँ कि नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोएं, चेहरे को ढक के रहें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।